और नेक्स्ट चैप्टर इज मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि चार्जेज क्या कर रहे थे। पहले दो चैप्टर में चार्जेज हमारे स्टैटिक कंडीशन में थे, फ्लो नहीं कर रहे थे। तीसरे में जैसे ही मैंने चार्ज को फ्लो कराया, इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लो किए तो इलेक्ट्रिक करंट बना। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक सर्किट वगैरह लिया था हमारा, और यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पास में ही रखा था एक कंपास निडल। जैसे ही उन्होंने करंट को यहाँ से पास करवाया तो कंपास निडल क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ। कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुआ था। क्रिश्चियन हैंस ओरस्टेड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय पे कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुआ था। और सबको पता है कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि कंपास निडल उसी लिए डिजाइन किया गया मैग्नेटिक फील्ड में काम करने के लिए। तो जैसे ही करंट पास करवाया गया, निडल हिला। ठीक, करंट को जैसे ही रोका गया, करंट को जैसे ही रोका गया, सर्किट को मैंने ब्रेक किया, निडल वापस से अपने पोजीशन पे आ गया था। मींस जब तक करंट फ्लो कर रहा था तब तक निडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। जैसे ही करंट को बंद किया उन्होंने तो निडल का डिफ्लेक्शन भी रुक गया। करंट के डायरेक्शन को जैसे ही रिवर्स किया गया, ठीक, करंट के डायरेक्शन को जैसे ही रिवर्स किया गया, नोट्स में सारा फिगर बनवाया हूं, किधर नॉर्थ जाता है किधर साउथ जाता है। जैसे ही रिवर्स किया डायरेक्शन को, निडल अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, निडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो यहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि किसी भी वायर में अगर मैं क्या करता हूं, करंट को पास करवाऊंगा तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होता है, जिसकी वजह से कंपास निडल डिफ्लेक्ट किया है। तो यहीं से उन्होंने बोला इस चीज को, फॉरस्टेड ने, कि एक मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही, तो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम पहले से जानते हैं। अगर चार्ज मूव कर रहा है किसी भी सर्किट में तो करंट बनाएगा और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर मैं उसको किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो। ठीक है, पहला आर्टिकल हमारा ये फोर्स ऑन अ, लॉरेंज फोर्स वगैरह बाद में पढ़ा जाएगा अभी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ऑन अ मूविंग चार्ज। एक चार्ज को जब मैं मूव करा रहा हूं तो उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कितना फोर्स लगने वाला है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि एक वायर जो है अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। या तो वायर से प्रोड्यूस करा सकता हूँ करंट को फ्लो करा करके, या तो मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट ला करके वहां पे रख सकता हूँ। तो एक मान लेता हूँ मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल। याद रखना हमेशा जो भी डिस्टर्ब करता है वो एक्सटर्नल डिस्टर्ब करेगा, इंटरनल कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारा। सपोज करो ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस, और इस डायरेक्शन में हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैंने किसी एक चार्ज को रखा हुआ है। ठीक, और उसको मैं मूव करा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड से एक थीटा एंगल पे। मैं एक थीटा एंगल पे इसको मूव करा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, सबको पता है तीन एक्सिस होंगी। बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, ये तीन एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, उठाना पड़ेगा इसको। यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सिस है, ठीक, इसी तरह का फिगर बनाया गया है। तुम्हारी तरफ आता हुआ कौन सा है, जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। फिगर में ये बनाया गया है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड से इस डायरेक्शन में भेज रहा हूं मैं, थीटा एंगल बना करके। ठीक है, इन द डायरेक्शन नहीं भेजा मैंने, थीटा एंगल बना करके, मतलब इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल है हमारा, इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्रोटॉन हो सकता है, जो भी चार्ज पार्टिकल है मेरा, इस डायरेक्शन में भेजा मैंने मैग्नेटिक फील्ड से एक थीटा एंगल बना करके मैंने इधर भेजा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली किया गया था। तो वहां पर एक चीज को देखा गया, वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व की गई थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था या जो मोशन हो रहा था इस चार्ज का, इस चार्ज का जो मोशन हुआ, क्योंकि फोर्स लगेगा, चार्ज के पास मास है,
ठीक है, तो एक्सेलरेशन में हमें दिखाई देगा वो चीज। तो किधर एक्सेलरेशन आ रहा था उस चीज को ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज्यादा से ज्यादा मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा उतना ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगने वाला है, ये बात हमको समझ में भी आती है। ठीक है, दूसरा चीज, फोर्स जो है वो डिपेंड किया था चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। अगर चार्ज ज्यादा होगा, अगर चार्ज ज्यादा है तो सर उसका मास भी ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला है, वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पे। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखी गई थी, वेलोसिटी का जो साइन कंपोनेंट होता है उस पर ये डिपेंड करता है। मींस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट, मैंने क्या किया था, इन द डायरेक्शन भी फेंक करके देखा। हमने क्या किया, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक करके देखा था, कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल सीधा जा रहा था वो। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी मोशन, मोशन भी देखा जाएगा, ट्रेजेक्टरी क्या फॉलो करता है वो भी देखा जाएगा। तो जब इसको चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फेंका गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जैसे चार्ज पार्टिकल को भेजा गया वैसे ही वो सीधा निकल गया था, कोई उसमें चेंजेस नहीं आए थे। और जब उसको मैंने 90 डिग्री पे फेंका था तो उसका पाथ चेंज हुआ, सर्कुलर पाथ में चलने लगा था। तो यहाँ से लोगों ने क्या किया, कंक्लूड किया इस चीज को, लॉरेंज ने कंक्लूड किया था। लॉरेंज ही फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो लॉरेंज ने क्या किया, कंक्लूड किया यहाँ पे कि जो वेलोसिटी का वह वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वही क्या करता है, मैक्सिमम फोर्स हमको दिखाता है। मैक्सिमम फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और इसके 90 डिग्री पर अगर मैं फेंकता हूं किसी को, तो मैक्सिमम फोर्स ये क्या करता है, एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल। तो इसीलिए बोला गया वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वी साइन थीटा। रिजॉल्व करोगे इसको, जब जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस वेलोसिटी को, तो इधर आएगा v का cos थीटा इन द डायरेक्शन, वेक्टर है एंगल की तरफ जाएंगे, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब तुम्हारी तरफ जो आ रहा है, मींस इधर की तरफ आएगा v का sin थीटा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहीं से कंक्लूड किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही क्या बनाएगा, फोर्स बनाता है, या मैक्सिमम फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा जब 90 डिग्री पे होने वाला है। इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, क्यू वी बी साइन थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटेगा, एक कांस्टेंट आता है और एसआई यूनिट में उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स आ गया, फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा मैं तो हो जाएगा क्यू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। और कैसे, कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और साइन आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो फोर्स हमारा कितना हो गया, क्यू वी क्रॉस बी हो गया। पहला डेरिवेशन ये तुमसे पूछता है, सबसे पहला आर्टिकल है ये, कि अगर मैं किसी भी चार्ज को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंकता हूं, किसी भी चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर फेंकता हूं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फील्ड ही फोर्स लगाता है, जो भी फील्ड होगा वही फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे क्यू वी बी साइन थीटा का फोर्स लगता है। इसको दिमाग में बिठा करके रखना है तुमको। ठीक, अब अगला जो हमारा आर्टिकल है, फोर्स ऑन अ, इसमें फोर्स ऑन अ कंडक्टर। अब हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। एक मैंने कंडक्टर अगर रखा है तो उस पर कितना फोर्स होने वाला है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक मैंने कंडक्टर को रखा है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक कंडक्टर को रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अगेन मैंने सिर्फ रखा है, मोशन नहीं करवा रहा हूं बाबू, ध्यान सुनो, मोशन नहीं हो रहा उसका, मैंने सिर्फ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को प्लेस किया है। यह हमारा एक्सिस था। सपोज करो मैंने एक कंडक्टर को ऐसे रखा है यहाँ पे ला करके इस डायरेक्शन में, सही है, यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। अच्छा, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताओगे तुम, राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको पता है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग बताते हैं। और यहाँ पे एक रूल और बनाया गया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बना सकते हो तुम,
लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? FBI, बस ऐसे याद रखो। 3 एक्सिस परपेंडिकुलर है, दिस दिस दिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, उंगलियां जो है। और FBI याद रखो बस, FBI एक सीक्वेंस है, FBI। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और वेलोसिटी, आई का मतलब वेलोसिटी होगा, आई का मतलब वेलोसिटी है, अरे जो चीज फ्लो कर सके, वेलोसिटी फ्लो करने के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है करंट भी। तो FBI अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और अभी हमने जो क्या किया था, चार्ज पार्टिकल लिया था हम लोगों ने, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आ था, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड, अपवर्ड हो जाएगा फोर्स। सही है, तो करंट बोले चाहे वेलोसिटी बोले, दोनों को एक ही लेकर के चलना हमको। याद रखो FBI, याद रख, इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो राइट हैंड थंब रूल अपना ब्रह्मास्त्र है ही। ठीक है, वेलोसिटी किधर जा रहा था? तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी की तरफ उंगलियां रखेंगे और थंब को मोड़ेंगे बी की तरफ। बी इधर जा रहा था, अभी भी डायरेक्शन क्या आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है। और इस तरीके से किया तो भी डायरेक्शन क्या आ रहा था? अपवर्ड ही आ रहा था। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, और ये फोर्स ऊपर की तरफ। दोनों तरीके से निकालोगे तो आंसर वही आने वाला है। ठीक, अब चार्ज कंडक्टर की बात कर लेता हूं मैं, सॉरी कंडक्टर की बात कर लेता हूं। एक कंडक्टर के अंदर क्या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, सही। लेकिन क्या तुम एक बार में इस पूरे कंडक्टर का स्टडी कर पाओगे? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा? डिफरेंशियली स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसके ऊपर फोर्स देखेंगे, देन वी विल इंटीग्रेट। तो मैं मान लेता हूं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इसका लेंथ मैं मान लेता हूं स्मॉल l, और मैं क्या करता हूं n मान लेता हूं नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने चार्जेज हैं। क्यों मान रहा हूं मैं? क्योंकि मैं एक बार में पूरे रॉड की स्टडी नहीं कर सकता, तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। n माना मैंने नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम मैं उठाऊंगा कोई सा भी, और उसमें देखूंगा चार्जेस कितने हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में उठाऊंगा, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस देखूंगा मैं, n है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सर? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा फिर? एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएंगे? n इंटू वी हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है। तो ये हमको मिल गया सर, हमको ये नंबर ऑफ चार्जेस मिले हैं। अगर इस फॉर्मूले को तुम देखोगे, इसी फॉर्मूले से ही निकाला जाता है, अलग नहीं है फॉर्मूला। क्यों सर इसी फॉर्मूले का यूज किया मैंने? क्योंकि ये क्या बता रहा है? फोर्स ऑन एक पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल पे बता रहा है। और इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल हैं? ये नहीं चार्ज पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। तो एक का फोर्स इतना है, तो बाकी वो फोर्स कितना होगा? सबको जोड़ना पड़ेगा मुझे, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो मैं जोड़ने से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ? नेट चार्ज निकाल लेता हूँ। बाकी सब कुछ वही रहेगा, बाकी सब कुछ वही रहने वाला है, सिर्फ नेट चार्ज निकाल लो। पहले चार्ज एक ही था, अभी कितने चार्ज हैं? बहुत सारे हैं। क्यू इज इक्वल टू एन। और बार बार बोला हूं मैं, पूरे फिजिक्स में कभी भी नंबर ऑफ चार्ज का अगर जिक्र करेगा, एक ही फॉर्मूला लगता है, क्यू इज इक्वल टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं टोटल चार्ज निकाल लेता हूं पहले, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में टोटल चार्ज चाहिए होगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सर फिर? टोटल चार्ज का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े हैं, एन इंटू ई होता है, एन इंटू ई होता है। सही है, यहाँ पे एन, एन ना लिख करके मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि एन ऑलरेडी मैंने यूज किया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाई ई लिख सकते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? एन इंटू ए इंटू एल है, तो एन इंटू ए इंटू एल, और ई आ जाएगा हमारा। ये तो पता चल गया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, एक चार्ज की वजह से इतना फोर्स बन रहा था, तो टोटल चार्ज की वजह से यहाँ पे क्यू की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, सिंपल, उसी फॉर्मूले से ही निकाला जाता है। तो देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा फिर? क्यू वी बी साइन थीटा होता था, क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ए एल ई। अब वी, देखो यहाँ पे कई सारे चार्जेस हैं, पहले एक चार्ज था तो मुझे उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता थी, लेकिन अब एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही। इंडिविजुअल की वेलोसिटी तुम नहीं बता सकते हो, इसे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेकर के चलते थे, याद है क्लास इसी में थर्ड चैप्टर में ही हम लोग क्या करते थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेकर चले थे। क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और उनमें
सबके बारे में, सबकी वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, वेलोसिटी की जगह पे लेंगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बी साइन थीटा तो एज इट इज रहने वाला, क्योंकि उसमें क्या नहीं गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे, एन ई ए वी डी क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो एन हो गया, ई हो गया, ए हो गया, वी डी हो गया, एल बचा हुआ है, और बी साइन थीटा बचा हुआ है। अगेन हमको पता है सर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, डेट मीन्स, और साइन भी आ रहा है, डेट मीन्स एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे दिक्कत फंस गई, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन बी साइन थीटा, अब साइन थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है तो मुझे दो वेक्टर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं करंट को भी क्या करता हूँ, एक वेक्टर के जैसा ट्रीट करके चलूंगा मैं, एल को, लेंथ को मैं एक वेक्टर के जैसा ट्रीट करके चलूंगा। और इसको फिर हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। लेंथ को हमने माना एक वेक्टर क्वांटिटी, तो सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम एल को मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी थी और मुझे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है और साइन थीटा भी आ गया, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट होने के लिए दो वेक्टर चाहिए होंगे, बी तो हमारे पास अवेलेबल है, आई और एल में से किसी एक को वेक्टर मुझे मानना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। आई को मैं कुछ नहीं बना सकता, क्यों, आई तो प्योरली क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है हमारी, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो बचा एल, एल को मैंने कहा भाई तुम ही वेक्टर बन जाओ डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। एल रेडी हो गया, एल को मैंने बना दिया वेक्टर क्वांटिटी, और एल का डायरेक्शन, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी चाहिए होगा हमको। तो एल का डायरेक्शन क्या मानेंगे, जो करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि लेंथ, लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अभी इधर से नापो तो 5, उधर से नापो तो 5, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एल को डायरेक्शन दे देते हैं करंट का, भाई तुम करंट का डायरेक्शन लिए रहो, ठीक। अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर देखोगे तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, अलग नहीं है फॉर्मूला। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्यू मतलब चार्जेस को बता रहा था, जो चीज फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे करंट आ गया कि नहीं आ गया, तो चीज फ्लो करेगा। वेलोसिटी मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पे वो डायरेक्शन किसको दिया मैंने, एल को दे दिया, ठीक है, एल को मैंने वो डायरेक्शन दे दिया है, ठीक। उसके बाद से बी, बी तो बी ही रहेगा, आई एल क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। इसका डेफिनेशन, दोनों का डेरिवेशन प्लस डेफिनेशन दोनों याद रखना, कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होना चाहिए इस पे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगवाएगा तुम्हारा, कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया तो दिक्कत में आ जाओगे। अगर कभी भी एक सिंगल चार्ज का जिक्र किया गया होगा तो हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो भी फोर्स लगता है, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से लगता है। मुझे धरती अपनी तरफ खींच रही है, सही है ना, तो मेरे ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा है। जहां तक फील्ड होगा वहीं तक फोर्स लगता है। तो याद रखना इस चीज को हमेशा, कि ये जो बी हम लोग लेते हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इंटरनल नहीं है। बात समझ आती है इतनी, ठीक है। उसके बाद क्या था अगला आर्टिकल, तो मोशन, अगला टॉपिक है हमारा मोशन ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। इतना पहले रिवाइज कर लेना लो, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल नोट्स में सॉल्व करवाया भी गया है, ठीक है, नोट्स में सॉल्व कराया गया है, और शीट दे दिया जाएगा बाद में।